वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वर्ड कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में अपीयर हुआ था सेक्शन 24 में, पर उस वर्ड कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया था। सिमिलर वे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी वर्ड कन्फेशन को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 22, जहां पे वर्ड कन्फेशन अपीयर हो रहा है। एडमिशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और उसका पार्ट है कन्फेशन। कन्फेशन एक्यूज्ड पर्सन करता है क्रिमिनल केसेस में इन रेफरेंस टू द चार्ज। जो भी ऑफेंस किया है उसने, वो उस ऑफेंस को एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैंने ऑफेंस करा है, या फिर वो सारे फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है जिनसे कि वो ऑफेंस होने की संभावनाएं बन रही थी। और सेक्शन 22 बात करता है अगर कन्फेशन इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस, तो ये इररिलेवेंट हो जाती है ऐसी कन्फेशन। So the section reads as a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making the confession the accused would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. So section 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बात करता है कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन से इफेक्टेड है। नाउ इंड्यूसमेंट का मतलब हो गया लालच से, थ्रेट का मतलब धमकी से, कोर्जन और प्रॉमिस का मतलब कोई गारंटी दे रहा है। सो इंड्यूसमेंट वर्ड को पहले समझते हैं हम। इंड्यूसमेंट का मतलब हो गया कि कोई एक पुलिस वाला एक्यूज को कह रहा है कि आप कन्फेस कर दो कि ये क्राइम आपने करा है और मैं आपकी सजा कम करवा दूंगा या फिर आपको बेल जल्दी मिल जाएगी। सो एक तरीके का आपने लालच दे दिया एक्यूज्ड पर्सन को कि यार मेरी बेल कम हो जाएगी, बेल जल्दी मिल जाएगी और सजा भी कम हो सकती है। थ्रेट, जैसे कि किसी पुलिस वाले ने एक्यूज को बोला कि अगर आपने कन्फेस नहीं करा तो मैं आपके घर परिवार वालों को बहुत टॉर्चर करूंगा, उन्हें परेशान करूंगा, तो ये थ्रेट हो गया। कोर्जन और प्रॉमिस का मतलब आप कुछ गारंटी दे रहे हो एक्यूज पर्सन को कि भाई एक्यूज पर्सन तू कन्फेस कर ले कि क्राइम तूने करा है और मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं सेम डे तेरे को क्रिमिनल चार्ज से फ्री कर दूंगा, मतलब तेरे ऊपर फिर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तो फ्री हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का अगर इफेक्ट एक्यूज की कन्फेशन में है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगी। फर्दर सेक्शन 22 को अगर हम देखें तो ये बोलता है कि ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस है ये किसी पर्सन इन अथॉरिटी की तरफ से आ रही है। मतलब कोई पर्सन ऐसे है जो पर्सन इन अथॉरिटी है, जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो अगर पर्सन इन, और भी लोग होते हैं पर्सन इन अथॉरिटी में, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। तो अगर पर्सन इन अथॉरिटी एक्यूज पर्सन को इंड्यूस कर रही है, थ्रेट कर रही है या प्रॉमिस दे रही है किसी बात का, और वो बात क्या है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा कन्फेस करके, या फिर जो एविल है टेम्पोरल नेचर का, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। और पर्सन इन अथॉरिटी की इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोर्जन की वजह से एक्यूज पर्सन कन्फेस कर देता है क्राइम को कि हाँ जी ये क्राइम मैंने करा है, तो ऐसी कन्फेशन सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इररिलेवेंट मानी गई है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले सेक्शन 24 इस चीज से डील करता था। नाउ एक प्रोविजो एडवाइस सेक्शन में प्रोविजो बोलता है दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीइंग फुल्ली रिमूव्ड इट इज रिलेवेंट। नाउ ये प्रोविजो ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो एक्यूज पर्सन कन्फेशन कर रहा है, हो सकता है उसके ऊपर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोर्जन पहले था, पर अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन रिमूव हो चुका है और उसके बाद एक्यूज पर्सन कन्फेशन कर रहा है तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। तो सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोला अगर एक्यूज ने कन्फेशन करी है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस की वजह से तो वो इररिलेवेंट हो जाएगी। साथ में उसका प्रोविजो क्या बोल रहा है कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस रिमूव होने के बाद कन्फेशन करी है एक्यूज पर्सन ने तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। और इस चीज को पहले डील करता था सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ वी मूव टू प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 22। ये बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. Now
प्रोविजन 2 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बात करता है कि कन्फेशन करी है एक्यूज पर्सन ने, पर वो सेक्शन 22 में रिलेवेंट नहीं हो पा रही है, बट वो कन्फेशन रिलेवेंट हो रही है आपकी अदरवाइज रिलेवेंट प्रोविजंस में, जैसे कि मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, इन सेक्शन में कहीं रिलेवेंसी आ रही है तो वो कन्फेशन रिलेवेंट होगी। और वो इररिलेवेंट इस वजह से नहीं हो जाएगी बिकॉज हमने एक्यूज से कन्फेशन ये बोल के करवा दिया कि ये आपके और मेरे बीच का सीक्रेट है, हम किसी को बताएंगे नहीं, या फिर एक्यूज से धोखाधड़ी करके किसी ने डिसेप्शन ले लिया है, या फिर एक्यूज ने कन्फेशन तब कराया जबकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था, वो नशे की हालत में था, उसने तब कुछ कन्फेशन कर दिया है, या फिर किसी भी तरीके के सवाल जवाब पूछ के उससे कन्फेशन निकलवा लिया है, या बिकॉज एक्यूज को ये नहीं बताया था कि आप ये जो जवाब दे रहे हो ये आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज होगा। तो सेक्शन 22 का प्रोविजन 2 यही बात करता है कि अगर कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है तो वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगी सिर्फ इस वजह से बिकॉज क्योंकि हमने एक्यूज को बोला था कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे, या फिर एक्यूज बहुत ज्यादा ड्रंक था, या फिर उसको ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था। तो ये बात करता है आपका प्रोविजन 2, और इस चीज को पहले डील करता है सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं कन्फेशन के ऊपर। तो पहला केस है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था, a statement whether communicated or not admitting guilt amounts to confession of a guilt. The probative value of confession does not depend upon their communication to another. Though just like any other piece of evidence, they can be admitted in evidence only on proof. This proof is the case of oral admissions, and a confession can be offered only by witnesses who heard the admission or confession. Now इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी गई। अगर आप गुनगुना रहे हो, आपस में बड़बड़ा रहे हो, या खुद से ही बातें कर रहे हो, या आप भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान मैंने उसको मार दिया क्योंकि मेरी उससे डेली लड़ाई होती थी, मैं बहुत परेशान था, मुझे माफ करना, अगर ऐसी भी कोई कन्फेशन एक्यूज पर्सन ने करी है और किसी ने सुन लिया है और वो कोर्ट में आके बोलता है जी मैंने सुना था इसने ऐसी ऐसी बात बोली कि इसने ये वेपन यूज कर रहा, तो वो कन्फेशन मान्य होगी। नाउ वी मूव ऑन टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। सो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को जानने से पहले जानते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। सो जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होती है जो कि एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने दी गई होती है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो कि कोर्ट के बाहर दी गई है। एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, जुडिशियल मतलब जजेस या मजिस्ट्रेट। ये केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमके एंथनी सुप्रीम कोर्ट, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जगता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड सहादेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इन सभी केसेस में क्या बोला था, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अपीयर्स टू हैव बीन ट्रीटेड एज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, बट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ प्रूडेंस दैट इट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन अनलेस कॉरोबरेटेड। तो इन सभी केसेस में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को बोला गया कि ये एक बहुत ही वीक पीस ऑफ एविडेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको एविडेंस में नहीं ले सकते, इसको एविडेंस में ले सकते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को अगर ये कॉरोबोरेट हो जाए। हम आगे पढ़ेंगे कॉरोबोरेशन कैसे होती है। नेक्स्ट, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इस पे केस है अब्दुल घानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सारे लैंडमार्क केसेस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। रमेश भाई चंदू भाई राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एंड मनो हरन वर्सेस स्टेट। तो इस केस में बोला था अ रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक तो रिट्रैक्टेड है ऊपर से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ अ conviction, though as a matter of prudence the courts try to look for corroboration from some independent source to satisfy their conscience that the confession is true। तो इन सभी केसेस में बोला गया कि एक रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब एक पर्सन ने आउट ऑफ द कोर्ट या किसी अपने फ्रेंड के सामने कोई कन्फेशन करा, और जो विटनेस था उसने आके बोला कि भाई इसने मेरे को कन्फेस करा है, और विटनेस बाद में हॉस्टाइल हो गया, या फिर कन्फेशन जिसने करी वो हॉस्टाइल हो गया, मतलब वो बोलते हैं जी नहीं मैंने तो ऐसी कोई कन्फेशन नहीं करी है। तो इन सब केसेस में बोला था रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी कन्विक्शन का बेसिस हो सकती है, ऑल्दो कोरोबरेशन होना चाहिए फ्रॉम सम इंडिपेंडेंट विटनेसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 22 प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो बात करता है कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर ओनली। सब क्लॉज 1 बोलता है नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर कोई कन्फेशन की जा रही है पुलिस ऑफिसर को तो वो एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं होगी, मतलब वो कन्फेशन मानी नहीं जाएगी।
उसको प्रूव नहीं किया जाएगा एक्यूज के अगेंस्ट। और इस सब क्लॉज 1 से पहले डील करता था सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2 बात करता है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ये बोल रहे ठीक है, पुलिस ऑफिसर को की गई कन्फेशन प्रूव नहीं हो सकती अक्यूज्ड के अगेंस्ट, बट क्लॉज 2 बोलता है पुलिस के कस्टडी में कन्फेशन की जा रही है और वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है तो वो उसके अगेंस्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव हो सकती है। सिर्फ पुलिस पर्सन को अगर आप कन्फेशन कर रहे हो तो वो प्रूव नहीं होगी। पर क्लॉज 2 बोलता है अगर पुलिस है साथ में आपके मजिस्ट्रेट है तो ये कन्फेशन जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव की जाएगी। सब क्लॉज 2 से पहले डील करता है सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका एक प्रोविजो है और वो क्या बोलता है दैट provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of the information received from a person accused of an offence in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved। तो पुलिस ऑफिसर के सामने की गई कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कन्फेशन प्रूव की जा सकती है, उसके बारे में बात करता है प्रोविजो, राइट। सिंपल सी बात है, एक एक्यूज्ड पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेस करा। अब पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन तो प्रूव नहीं की जा सकती एक्यूज के अगेंस्ट, जैसे कि हमने सब क्लॉज 1 में पढ़ा था। तो प्रोविजो बोल रहा है ऐसी कन्फेशन को हम इंफॉर्मेशन मान लेंगे, वो भी तब जब उस इंफॉर्मेशन से ऐसा कोई फैक्ट है जो कि डिस्कवर हो रहा है। फैक्ट डिस्कवर हो रहा है मतलब इससे पहले किसी को उस फैक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्यूज पुलिस वाले को बोलता है कि मैं आपको बताता हूं जो ऑफेंस में चाकू यूज हुआ था वो कहां पे है। एक्यूज बोलता है वो चाकू मैंने काले कपड़े में लपेट के यहां से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में कुआं है, उस कुएं के बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स पे अंदर मैंने चाकू रखा था और उसमें जो चाबी लगाई है वो मेरे फ्रेंड के घर पे है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कन्फर्मेशन है, इससे एक फैक्ट डिस्कवर हो रहा है। मतलब ऐसा फैक्ट डिस्कवर हो रहा है जो किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ एक्यूज को ही पता हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रूव की जा सकती है एज पर द प्रोविजो गिवन अंडर सेक्शन 23। और इस प्रोविजो से पहले डील करता था हमारा सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ केस लॉज देख लेते हैं। अब सवाल ये उठता है जो कन्फेशन, ये कौन सी कन्फेशन की बात हो रही है सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो पीएन स्वामी वर्सेस एम्पर के केस में, प्रिवी काउंसिल के केस में बताया था दैट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और नाउ द सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस कन्फेशन की बात कर रहा है जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन से पहले दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई कन्फेशन एक्यूज पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को करी है तो सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 में प्रूव नहीं की जाएगी एक्यूज के अगेंस्ट। पर अगर वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन दे रहा है तो उसको हम सेक्शन 23 के प्रोविजो में भी ले जा सकते हैं कि कोई अगर फैक्ट डिस्कवर हो रहा है उससे। तो नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर वर्ड का इंटरप्रिटेशन हुआ था हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दैट द वर्ड्स पुलिस ऑफिसर आर नॉट टू बी कंस्टिट्यूड इन अ नैरो वे बट हैव टू बी कंस्टिट्यूड इन अ वाइड एंड पॉपुलर सेंस। However, the expression police officer does not have a wide meaning as to include persons on whom certain police powers are conferred. Hence, custom officer is not a police officer within the meaning of section 23 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। So, इस केस में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम के केस में बोला था हर वो इंसान पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा जिसके पास हमने कुछ पावर दे रखी है पुलिस ऑफिसर की, जैसे कि कस्टम ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा एज पर द केस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 24 बात करता है ऐसी कन्फेशन की जो एक्यूज पर्सन अपने अगेंस्ट तो कर ही रहा है पर साथ में वो कन्फेशन में दूसरे उसके साथ में जो एक्यूज है उनके अगेंस्ट भी कन्फेशन कर रहा है। अब हमने पढ़ा है कि कन्फेशन एक्यूज सिर्फ अपने अगेंस्ट कर सकता है, तो सेक्शन 24 में वो बाकियों के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। सेक्शन 24 रीड्स एज कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर द ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। नाउ ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट सेम है, जैसे कि ABCD का जॉइंट ट्रायल हो रहा है फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स affecting himself and some others of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such person as well as against the person who makes such confession. So रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन की, मोर देन वन पर्सन और इनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है फॉर द सेम ऑफेंस। ऐसे केस में एक एक्यूज कन्फेशन करता है,
और वो कन्फेशन प्रूव हो जाती है उस एक्यूज के अगेंस्ट जिसने वो कन्फेशन करी है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस कन्फेशन को कंसीडर करेगा बाकी को एक्यूज के अगेंस्ट। राइट, यहां पे वर्ड यूज हुआ है द कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो को एक्यूज ने कन्फेशन करी है दैट विल बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अदर को एक्यूज, नो। इसका एक्सप्लेनेशन 1 हमें बताता है ऑफेंस, कि इस सेक्शन में 24 में जो ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब ये होता है कि उस ऑफेंस का अबेटमेंट और अटेम्प्ट ये दोनों इंक्लूडेड है द वर्ड ऑफेंस के अंदर। मतलब अगर मर्डर का ट्रायल चल रहा है, ज्वाइंट ट्रायल एबीसी का, तो इसका मतलब ये भी होगा कि एबीसी ने अगर अबेट करा है एक दूसरे को मर्डर के लिए, या फिर एबीसी ने अटेम्प्ट टू कमिट करा है मर्डर के लिए। सो अटेम्प्ट अबेटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है अ ट्रायल ऑफ मोर persons than one held in the absence of the accused who has absconded or who fails to comply with the proclamation issued under section 84 of BNSS shall be deemed to be a joint trial for the purposes of this section। अब ये क्या एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि भाई एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल चल रहा था और एक एक्यूज उसमें से भाग गया। ट्रायल तो एबीसी तीनों का चल रहा है, जिसमें से सी एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्ड कर चुका है और ए और बी मौजूद है, इनका ट्रायल कंटिन्यू हो रहा है। तो यही माना जाएगा कि एबीसी और जो भागा हुआ है एब्सकॉन्डेड पर्सन एक्यूज्ड है उसका भी ट्रायल इन्हीं के साथ चल रहा है, बिकॉज ये जॉइंट ट्रायल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। सो ए और बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है कि उन्होंने सी को मार दिया। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। सो ये प्रूव हो जाता है जो ए ने कहा था कि ए और बी ने सी का मर्डर करा है। नाउ द कोर्ट मे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। तो कन्फेशन तो ए ने करी कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर करा है। अब ए के अगेंस्ट वो कन्फेशन प्रूव हो गया है, तो कोर्ट इस कन्फेशन को कंसीडर कर सकता है अगेंस्ट बी ऑल्सो। इलस्ट्रेशन बी बात कर दी है ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। नाउ ए का ट्रायल चल रहा है मर्डर सी के मर्डर के लिए, एंड देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। तो एविडेंस कुछ ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि सी का मर्डर ए और बी ने करा है, और बी ने बोला दैट ए एंड आई मर्डर्ड सी। तो इस इलस्ट्रेशन के लिए दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए। क्यों? बिकॉज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। ट्रायल किसका चल रहा है? ए का, कि ए ने सी का मर्डर करा है। हमारे पास सिर्फ एविडेंस ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं कि ए और बी ने मर्डर करा है, और बी बोल देता है कि ए और मैंने मिलकर सी का मर्डर करा है। तो ये स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट यूज नहीं होगी, बिकॉज ट्रायल किसका चल रहा है? सिर्फ ए का चल रहा है। और इलस्ट्रेशन ए में ए और बी का ट्रायल चल रहा था, जॉइंट ट्रायल चल रहा था, बट इलस्ट्रेशन बी में ओनली ए इज ऑन हिज ट्रायल। सो अगर वो कन्फेशन करता है बी के अगेंस्ट कि बी ने और मैंने मिलकर मर्डर करा है, तो वो कंसिडर नहीं करेगा कोर्ट, बिकॉज जिसका ट्रायल है वो कन्फेशन सिर्फ उसी के अगेंस्ट यूज होगी। सेक्शन 24B ऐसे से पहले डील करता था हमारे सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ केस लॉस देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस जसपाल सिंह 2003 में डिस्कस हुआ था इस सेक्शन का स्कोप। 30 of the Indian Evidence Act, which is now section 24, envisages that when one or more persons are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons, if found to affect the maker and some of such other persons and stands sufficiently proved, the court can take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who made such confession। So simple सी बात बोल रहा है ये केस कि एक से ज़्यादा लोगों का ट्रायल चल रहा है, उसमें से एक एक्यूज ने कन्फेशन करा और वो कन्फेशन प्रूव हो गया, और उस कन्फेशन में दूसरे एक्यूज के बारे में भी बात की गई है कि उन लोगों के साथ मिलके मैंने ऑफेंस कमिट किया है। बाकी जो को एक्यूज का नाम लिया है एक्यूज पर्सन ने, वो कोर्ट कंसीडर कर सकता है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2013 SCC। ये बात करता है केस कन्फेशन ऑफ अ पर्सन नॉट को एक्यूज्ड। A confessional statement is relevant only and only if the author of the confessional statement himself is an accused in a case where the confessional statement is being proved. For such admissibility, it is imperative that the person making the confession, besides implicating himself, also implicates others who are being jointly tried with him. In that situation alone is such a confessional statement relevant even against the others who are accused or implicated. तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी के केस में ये बात बोली है कि कन्फेशन को एक्यूज के अंदर अगेंस्ट तभी कंसिडर करेगा कोर्ट जब जॉइंट ट्रायल चल रहा है, और उस जॉइंट ट्रायल में एक एक्यूज अपने खुद के अगेंस्ट भी कन्फेशन दे रहा है, साथ में दूसरे को एक्यूज के अगेंस्ट भी कन्फेशन दे रहा है, तभी वो रिलेवेंट होगी कोर्ट के लिए कंसिडर करने को। नेक्स्ट केस था मोहम्मद फास्टिन वर्सेस स्टेट 2019 SCC।
जहां पर a confession recorded when accused is in custody even when admissible is a weak piece of evidence and there must be some corroborative evidence। तो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन की गई है, दैट इज़ अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, और उसको कोरोबरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।